हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज हम आप सभी को बताएंगे इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको लूसेंट जीके जीएस का निचोड़ बता रही हूँ। किस प्रकार से आपको लूसेंट जीके जीएस पढ़नी है, कितना कम टाइम में कितना अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो, ताकि आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपके लिए हेल्प करेगा। जैसा कि आप कोई भी टीचर्स लेवल तैयारी करो, जैसे मान लीजिए सीटेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, रीट हो गया, बीपीएससी हो गया, या फिर आप अदर रेलवे, एसएससी, बैंक, टीचर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो सभी में आपका जो जीके जीएस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आता ही है। तो आप सभी का जो है फ्रेंड्स बेस मजबूत हो जाएगा अगर आपने ये जो मेरी क्लासेस है दूसरे निचोड़ इसको आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 507 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के जो पिता थे उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला, और माता का नाम क्या था? अमीना था। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हाजिरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए सीटेट की तैयारी जो बच्चे अगर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप सभी को सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात हिंदी, तो हिंदी ग्रामर फ्रेंड्स आपको ऑल सब्जेक्ट में कोई सा भी, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको हिंदी और जीके जीएस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड्स, आप सभी लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं उसमें देना आपको, आप लोग फ्री में अपना देख सकते हो, अपना क्लास अटेंड कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए इसके बाद नेक्स्ट है, मोहम्मद की जो शादी है वो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। ठीक है, खदीजा नामक विधवा से हुई थी। और मोहम्मद की जो पुत्री का नाम क्या था? फातिमा, एवं दामाद का नाम क्या था? अली था। ठीक है, देवदूत जिब्रिलियन जो थे, जिब्रिलियन ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। और कुरान जो है फ्रेंड्स वो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और हिंदू धर्म में जो है फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में सबसे जो पवित्र ग्रंथ मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? आपकी रामायण। ठीक है, रामायण महाभारत मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। आज की क्लास में आपको बता रही हूँ कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट है, पैगंबर जो है मोहम्मद साहब के ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, जो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। ठीक है, हजरत मोहम्मद को कहाँ दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। इंपॉर्टेंट। और ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो इनका जो जन्म कब हुआ था, मैंने हजरत मोहम्मद साहब का जन्म आपको बताया था, तो 570 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? और 570 ईस्वी में हुई थी, मक्का में हुआ था। ओके, और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। ओके, नेक्स्ट आगे चले, नो डाउट आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है, मोहम्मद साहब की जो मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा सिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया था। सुन्नी जो है, सुन्नी इन्हें जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, सिया जो है, सिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। जैसे मैंने आपको बताया था, मोहम्मद की जो पुत्री थी उनका नाम फातिमा था और उनके ही पति का नाम जो उनके दामाद जो हैं उनका नाम अली था। ठीक है फ्रेंड्स, फातिमा के हस्बैंड का नाम अली था। ओके, समझ में आया आप सभी को? नो डाउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, अली जो है सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी इनकी। और अली के पुत्र जो थे वो थे हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई थी। और इन दोनों हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया था। ठीक है, उनको किस चीज़ का मत दे दिया? निश्चित मत का रूप दे दिया था। और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है, पैगंबर जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन कहलाए? वो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है वो 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्कों के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है इब्न इशाक। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। ठीक है, पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो इब्न इशाक ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, स्टार बना दीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए पॉइंट है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं ना, मुस्लिम में जो है फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म में सबसे मुख्य त्यौहार इन लोगों का क्या होता है, ईद ए मिलाद। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है, तो मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पे ईद ए मिलाद नबी पर्व मनाया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एवं महत्वपूर्ण धर्म बना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे कह रहा है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुख करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का जो है वो पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नमाज के दौरान मुसलमान जो होते हैं वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। ठीक है, जो कि भारत में जो मक्का का जो दिशा है वो पश्चिम की ओर पड़ता है, जबकि जो इस्लाम धर्म में है, जो इस्लाम धर्म में मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है इस्लाम धर्म कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ईसाई धर्म के बारे में। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी क्लास है ये काफ़ी ज़्यादा आप सबके एग्जाम के लिए हेल्प करने वाली है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, बाइबिल है। नेक्स्ट है, ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है, ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस डे जल्दी आने वाला है, 25 दिसंबर को सभी लोग मनाते हैं बड़ा दिन के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट है, ईसा मसीह की माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ाई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे और ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ठीक है, एंड्रूस एवं पीटर, दो उनके ईसा मसीह के 2 शिष्य हुआ करते थे। नेक्स्ट कह रहा है, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था। ये देखिए क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स रहेगा ये, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, तो रोमन गवर्नर पेटियस ने चढ़ाया था। ठीक है, और ईसा मसीह को 33वीं ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, क्रॉस। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग ऐसे देखते हैं ना, ये जो है सबसे पवित्र चिन्ह माना जाता है, क्रॉस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इसके पहले क्या बताया था मैंने कि जो है कुरान जो है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो है ईसा मसीह का जो है सबसे पवित्र जो चिन्ह माना जाता है वो क्रॉस माना जाता है। और ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। त्रित्व मतलब वे हैं जैसे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये 3 चीज़ों में ही विश्वास रखते हैं। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए और वास्तुकला की यह शैली जो है गोथिक नाम से जानी जाती है। और इस कलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रे ड्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, नाट्रे ड्रम है, चर्च है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे जो है ईसाई धर्म समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब फ्रेंड्स हम चलते हैं पारसी धर्म पे। तो आप लोग बताइए, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मैंने आपको ईसाई धर्म के संस्थापक बता दिया, प्रमुख ग्रंथ बता दिया। तो देखिए ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या, मैंने बाइबिल बताया ना। और इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या मैंने बताया, कुरान बताया। और हिंदू धर्म का क्या मैंने बताया था, महाभारत और रामायण। ओके, ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है पारसी धर्म। तो देखिए पारसी धर्म का जो है, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे, जरथुष्ट्र ईरानी थे। ठीक है, कौन थे, जरथुष्ट्र ईरानी थे। और इनके शिक्षाओं का संकलन जो है वो जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है फ्रेंड, जेंदा अवेस्ता माना जाता है। और इनकी जो मूल शिक्षा का सूत्र क्या होता है, सदविचार, सदवचन और सदकार्य। ठीक है, सदविचार, सदवचन और सदकार्य क्या है, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र कहा जाता है। और इनके अनुयायी कौन है, एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, अग्नि पूजन के नाम से जाना जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया पारसी धर्म के बारे में। अब चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे मैं आपको बताऊंगी मगध राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है मगध राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे हिसाब से दिख रहा है, एकदम क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? बृहद्रथ थे। और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज यानी कि राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध कौन था? बृहद्रथ का पुत्र था। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। ठीक है, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और यह जो है प्रथम भारतीय राजा भी था और जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही हर्यक वंश की। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? बिंबिसार, मैंने बताया आपको, जो कि 544 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार में बैठाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात होती है बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे बताया जाएगा कौन किसको हरा करके कौन सी राजगद्दी पर बैठ गया था। तो अब यहाँ से जो हिस्ट्री आपके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सभी लोग एकदम ध्यान से सुनिए। अगर आपने अच्छे से ध्यान से सुन लिया है तो आपका जो है एग्जाम वैसे ही क्लियर हो जाएगा, जीके जीएस वाली क्लास केवल। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने बृहद्रथ को हरा करके अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया था और बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद कह रहा बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक, करीब कितने 52 वर्षों तक शासन किया था। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक राज किया था? 52 वर्षों तक। और किसको हरा करके मगध की राजधानी उसने जीती थी? तो बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, बृहद्रथ को हरा करके उसने क्या किया था? अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। अब महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीविका को भेजा था। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे उनकी सेवा में बिंबिसार ने किसको? राजवेद को भेजा था। और अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है, सेवा सर्वृत्ति के लिए उनको भेजा गया था। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है नेक्स्ट, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लना से तथा मद्रा देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसने किससे किससे शादी की थी? पहली तो शादी इसने जो की थी, इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से शादी की थी और वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लना से मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी की थी। ठीक है, बिंबिसार की जो फ्रेंड से हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसने 2 शादी कर ली, 2 देशों को अपने में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? बिंबिसार की जो हत्या है उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वह कब की थी? 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता की हत्या करने के बाद क्या हुआ? वह 493 ईस्वी पर गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, समझ में आया? मतलब बिंबिसार ने बृहद्रथ को हरा करके अंग को अपने राज में मिलाया, फिर उसको मगध में राज कर रहा था, फिर उसने 2 देशों में अपने मतलब शादी रचाई, शादी करने में 2 देशों को अपने में मिला लिया। उसके बाद क्या हुआ? बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र ने करके और उसकी गद्दी पर वो खुद बैठ गया। फिर क्या हुआ? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? वो कुड़िक था। ठीक है, अजातशत्रु जो उनका पुत्र था बिंबिसार का, उसका नाम क्या था? कुड़िक था। अब वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी भी था। ठीक है, ये प्रारंभ में क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आया मगध राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ। इंटरेस्टिंग लग रही है क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहे हैं अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक क्या किया था? मगध पर शासन किया था अपने पिता को मारने के बाद। नेक्स्ट कह रहा है अजातशत्रु ने सुयोग्य मंत्री का नाम वस्तुकार था, इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद नेक्स्ट करा 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब देखिए अजातशत्रु ने वैशाली पर भी विजय प्राप्त कर ली। फिर उसके बाद क्या होता है? 461 ईसा पूर्व में अपने ही पिता की हत्या करके उदयन क्या किया? वो मगध की गद्दी पर बैठ गया और उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। ठीक है, उदयन ने क्या किया? पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। अब देखिए यहाँ पे तो जैन धर्म का अनुयायी समझ में आया। उदयन भी पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र की स्थापना की और वह उदयन जो है वो भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। अजातशत्रु भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। ठीक है,
अब हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। ठीक है, हर्यक वंश का जो अंतिम राजा हुआ कौन हुआ? वो उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। अब नागदशक को उसने आत्मात शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। अब देखिए क्या होता, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित कर दी। ठीक है, इसने क्या किया, अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित कर दी। अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। अब शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? वो नंदीवर्धन हुआ। फिर नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ? पद्म नंदन हुआ, महापद्म नंदन। ओके, अब नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद था, और यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन हुआ और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंदन हुए, और नंद वंश का जो अंतिम शासक, संस्थापक मैंने बता दिया महापद्म नंदन हुए, और अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद हुआ। और ये जो घनानंद था यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आपका सिकंदर। सिकंदर का है फ्रेंड्स, सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, और सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप नाम था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप नाम था। और फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। ठीक है, ये कहाँ का शासक बना? मकदूनिया का शासक बना, और इनकी हत्या 329 ईस्वी में कर दी गई थी। जितने भी राजा फ्रेंड्स आप लोग सुन रहे होगा, सभी राजा क्या हुआ है? हत्या ही हुई है। ठीक है, कोई भी अपनी मृत्यु से नहीं मरा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर क्या हुआ? सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था, और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध या झेलम विस्तता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिकंदर को पंजाब के शासक पारस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे किसके नाम से जाना गया? हाइडेस्पीच के नाम से जाना गया था। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, सिकंदर की सेना ने क्या किया? व्यास नदी की पश्चिम तट पर पहुंच करके उसे पार करने से क्या किया था? इनकार कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या होता है, देखिए जो सिकंदर था, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। ठीक है, कहाँ से लौटा? ये सिकंदर जो है स्थल मार्ग से। ठीक है, किस मार्ग से? स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। अब देखिए सिकंदर का जो जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। ओके, सिकंदर का जो जल सेनापति था वो क्या था? निर्याकस था। और सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर निर्याकस जो है फ्रेंड्स जल सेनापति की बात हो रही है। और सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? बाऊ केफला था, और इसी के नाम से इसे झेलम नदी के तट पर बाऊ केफला नामक नगर भी बसाया गया था। बाऊ केफला नगर क्यों बसाया गया था? क्योंकि सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो था बाऊ केफला था, इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पे बाऊ केफला नामक नगर को बसाया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को सिकंदर के बारे में समझ में आ गया। अब चलिए इसके बाद हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य क्या है फ्रेंड्स? मौर्य साम्राज्य का मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। ठीक है, सेंड्रोकोट्स किसने कहा था? चंद्रगुप्त को जस्टिन ने कहा था, जिसकी पहचान विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य ने के लिए वृषल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया था। वृषल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आशय, यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न जो होता है उसको वृषल कहा जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। घनानंद को हराने में किसने मदद की थी? चाणक्य। चाणक्य कौन था फ्रेंड्स? कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक क्या थी? चाणक्य की जो लिखित पुस्तक कौन सी फ्रेंड्स? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी, इसका नाम कौटिल्य था, जिसका संबंध राजनीतिक से है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा, और चंद्रगुप्त जो है फ्रेंड्स ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चंद्रगुप्त कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था। अब नेक्स्ट यहाँ पे वो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठ गया और ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद कह रहा है जो चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम राज समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन था फ्रेंड्स? सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था ना, सेल्यूकस निकेटर कौन था? चंद्रगुप्त सॉरी फ्रेंड्स, सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नोलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकराना चंद्रगुप्त को दे दिया था। सेल्यूकस निकेटर जो था फ्रेंड्स सिकंदर का सेनापति था और उसके पास जो चार क्या थी फ्रेंड्स? 4 प्रांत थे। वो चारों प्रांत क्या कहते हैं? उसने अपनी बेटी को कार्नेवलिस की शादी में अपने दामाद को दे दिया था। ये दामाद यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी थी। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आता है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी, किससे ली थी? गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी इन्होंने। और मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप सभी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स दिया गया है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। ठीक है, कुछ अंगरक्षक जो होते थे वो पेड़ों को लेकर के चलते थे और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। ठीक है, राजा सामान्यतः क्या करता था? हथियार बंद महिलाओं से घिरा हुआ होता था और उसके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें क्या है? 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। इस राजा का महल जो था फ्रेंड्स वो काठ का बना होता था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था और यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे के लिए प्रसिद्ध था। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि जो भी राजा हुआ करते थे, राजा क्या करते थे? एक कमरे में 2 दिन से ज़्यादा, कभी 2 रात से ज़्यादा नहीं बिताते थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन जो है वो एपियानस ने किया था। ठीक है, किसने किया था? एपियानस ने किया था। अब देखिए फ्रेंड्स जो प्लूट था, प्लूट के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस को 500 हाथी किस प्रकार दिए थे? 500 हाथी उपहार में दिए थे। इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है फ्रेंड्स कब हुई थी? तो 229 ईसा पूर्व में बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। वो उपवास थे और उस दिन श्रवणबेलगोला में 229 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है क्या? बिंदुसार के बारे में। अब देखिए यहाँ मैं आपको बिंदुसार के बारे में बताऊंगी। बिंदुसार क्या फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। किसके नाम से फ्रेंड्स? अमित्र घात के नाम से, क्योंकि अमित्र घात अर्थात क्या होता है? शत्रु विनाशक। ठीक है, बिंदुसार जो है फ्रेंड्स आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब वायु पुराण में क्या है फ्रेंड्स? वायु पुराण में बिंदुसार का भद्रसार या वारी सार कहा गया है। स्ट्रोबा के अनुसार सीरियन नरेश एंटोयस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इससे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है।
बिंदुसार के शासक काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का निर्वहन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। ठीक है, पहले सुसीम को और बाद में किसको, अशोक को भेजा था। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या कहा जाता है, जैन ग्रंथों में जो बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया था। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया था, सिंहसेन नाम से संबोधित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का आता है जो बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोही का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के जो शासक थे, कौन, एंटियोकस थे। ठीक है, एंटियोकस फर्स्ट से मंदिर, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। अब बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार कितने राज्यों का विजेता था, वो 16 राज्यों का विजेता था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो बात हो गई बिंदुसार के बारे में। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको अशोक के बारे में। तो बिंदुसार के बारे में फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड इससे बाद आगे और कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इतना ही पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद अशोक के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है अशोक के बारे में। अशोक जो है फ्रेंड्स, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है वो अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम जो है वह अशोक मिला है। ठीक है, अशोक का नाम क्या मिला है, अशोक मिला है। पुराणों में अशोकों को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार भी कर लिया था। अब बात आती है प्लिनी। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी है, जो है टालमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानिशियस नामक का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। कहाँ भेजा था फ्रेंड्स, अशोक के दरबार में। इन्होंने, जो टालमी जी हैं, इन्होंने पाटलिपुत्र में डियानिशिय का नाम का एक राजदूत भेजा था। और उपगुप्त नाम बुद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने क्या किया था फ्रेंड्स, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या था, कर्ज, चौपर, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार की उन्होंने झोपड़ी का निर्माण करवाया था, जिसमें कौन रहता था, जिसमें आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में, जो पहाड़ियां बराबर थी उसमें रहने के लिए उनको स्थान दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अशोक के पौत्र कौन थे, दशरथ। दशरथ के आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक फ्रेंड्स आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक की जो माता था, इनका नाम क्या था, सुम्बधात्री था। सुम्बधात्री था। ठीक है, पौत्र कौन थे, इनके पिता कौन थे, दशरथ थे, और माता क्या थी, सुम्बधात्री थी। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के पुत्र पुत्री क्या थे, महेंद्र और संघमित्रा, एक पुत्र एक पुत्री थी, जिनकी जो है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने कहाँ भेज दिया था, श्रीलंका भेज दिया था। और भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ठीक है, शिलालेख का जो प्रचलन है किसने किया था, अशोक ने किया था। और अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइकी। ग्रीक एवं आरमाइक लिपि का अभिलेख जो है वो अफगानिस्तान से खरोष्टी लिपि का अभिलेख और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख हैं फ्रेंड्स, अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा क्या है, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज जो है फ्रेंड्स 1750 ईस्वी में पादरेटी कंथेलर ने की थी और इनकी संख्या क्या है, 14 है। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक के जो अभिलेख है फ्रेंड्स, अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता प्राप्त हुई थी वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को हुई थी। ठीक है, अशोक के जो है फ्रेंड्स अभिलेख किसने पढ़े थे सबसे पहली बार, तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। और कब पढ़े थे, तो 1837 ईस्वी में पढ़े थे। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम बात करते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक के जो 14 शिलालेख का उल्लेख मिलता है, तो 14 शिलालेख कौन कौन से मैं आपको बताती हूँ। पहला जो शिलालेख था उसमें इनको
उसमें मिला है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, पहला शिलालेख में क्या है, पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा शिलालेख में इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख में इन्होंने बताया है कि इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आशय दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख। तो इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्मा घोष की घोषणा की गई थी। ठीक है, भेरी घोष की जगह किसकी घोषणा की गई थी, धम्मा घोष की घोषणा की गई थी। पांचवा शिलालेख जो मिलता है अशोक स्तंभ का, अशोक जी का, तो उसमें पांचवें शिलालेख में इन्होंने किस चीज की वर्णन किया गया है, तो उसमें इन्होंने बताया है इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी महामात्र मतलब क्या होता है। ठीक है, किस शब्दों में महामात्र किन व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे छठा शिलालेख। छठा शिलालेख जो है फ्रेंड्स इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। सातवां एवं आठवां शिलालेख जो है इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया था। और नवा शिलालेख जो है इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया था। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है आपका यहाँ पे 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख फ्रेंड्स इसके बाद आता है, इसमें बताया गया है कि इसमें धम्मा की व्याख्या की गई है। किसकी फ्रेंड्स व्याख्या की गई, धम्मा की व्याख्या की गई। नेक्स्ट है 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख जो है इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। तो यहाँ तो फ्रेंड्स मैंने आपको 12 शिलालेख बता दिए हैं। 12 शिलालेख में क्या क्या किस किस चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है। अब आपका बचता है 2 शिलालेख, 13वां और 14वां। तो उसके बारे में हम चलिए आगे देखते हैं और आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 13वां और 14वां शिलालेख। 13वां शिलालेख जो है इसमें कहा गया है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन जो है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट कहा गया है 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख जो है फ्रेंड्स उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। कौन सा जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया फ्रेंड्स, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ये तो आपके 14 शिलालेख हो गए। अब अशोक के स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि से लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया अशोक के स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। कौन कौन से स्थान से प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, मैं सभी स्थानों के नाम आपको बताती हूँ बारी बारी से। 6 स्थानों के नाम। तो पहला स्थान है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। नेक्स्ट दूसरा है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा जो है फ्रेंड्स यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ जो है फ्रेंड्स इसमें क्या है, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख था जो फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। ठीक है, ये सभी जो स्तंभ लेख मैं आपको बता रही हूँ ये सभी जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं और ठीक है, और 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपका चौथा है रामपुरवा। रामपुरवा जो है शिलालेख फ्रेंड्स यह स्तंभ लेख जो है वो चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी खोज जो है 1872 ईस्वी में कार्यालय ने की थी। नेक्स्ट है लोरिया अरेराज। लोरिया अरेराज जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, ये चंपारण बिहार में है। छठवा है आपका लोरिया नंदगढ़। ये भी आपका कहाँ है, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर चित्र बना हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया कि अशोक के जो स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है, और कौन कौन से स्तंभ कहाँ कहाँ पे मिले हैं और ब्राह्मी लिपि में इसकी जो राइटिंग लिखी गई है वो किसमें है, ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अब देखिए 7वां कौन सा है। 7वां 6 के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 7वां नहीं बताया गया है। अब देखिए हम इसके बारे में आगे बताते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जो कौशाम्बी अभिलेख है इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो लुम्बी देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्मा यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है फ्रेंड्स ये क्या है, सबसे ज्यादा लंबा है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, इसमें जो अशोक का जो प्रथम शिलालेख मिला है इसमें कहा गया है कि जो सभी बच्चे मनुष्य हैं वो सभी क्या है, मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट कहा गया है अशोक का सार ए कूना जो है कदंगरा अभिलेख ये ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट कह रहा है साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपाधा परीक्षा कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसके आगे चलिए हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अर्थशास्त्रों की। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। ठीक है, महामात्र मैंने आपको बताया था, मैं पहले आपको बताऊंगी बाद में कि महामात्र किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र में जो शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। और अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। ठीक है, चर किसको कहा जाता था फ्रेंड्स? जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 प्रांत थे। और प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। ठीक है, और प्रांतों के जो प्रशासक हुआ करते थे उन्हें कुमार या आर्यपुत्र या फिर राजस्त्रिक कहते थे। क्या कहते थे फ्रेंड? राजस्त्रिक कहलाते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे जो प्रांतों का विभाजन, प्रांतों का विभाजन किस प्रकार से हुआ था। तो प्रांतों का जो विभाजन हुआ था फ्रेंड्स, वो विषय में किया गया था, जो विषय पति के अधीन होते थे। ठीक है, और प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई होती थी उसको ग्राम कहा जाता था, जिसका मुखिया कौन होता था? ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि जो अर्थशास्त्र के लिखने वाले कौन थे, तो वो चाणक्य थे। ठीक है, उन्होंने, चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ किस किस प्रकार से थे। तो पहला दिया गया मंत्री। मंत्री जो है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री को मंत्री कहा जाता था। पुरोहित किसे कहा जाता? तो धर्म एवं दान विभाग के जो प्रधान होते थे उनको क्या कहा जाता? पुरोहित कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है सेनापति। सेनापति किसको कहा जाता था फ्रेंड्स? जो सैन्य विभाग का प्रधान होता था उसको सेनापति कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स युवराज। युवराज यानी कि जो राज का पुत्र होता था उसको युवराज कहा, जो राजा का पुत्र होता था उसे युवराज का उपाधि दी गई, उसे युवराज कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है फ्रेंड्स दोवरिया। दोवरिया जो फ्रेंड्स राजकीय द्वार रक्षक होता था उसको द्वारिया कहा जाता था। और अंतर्वेदी किसको कहा जाता था? तो अंतपुरा का अध्यक्ष होता था उसको अंतर्वेदी कहा जाता था। समाहर्ता किसे कहते हैं? जो आय का संग्रह करता होता था उसको समाहर्ता कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स सन्निधाता। सन्निधाता किसको कहते थे? जो राजकीय कोष व अध्यक्षता करता था उसको सन्निधाता कहते थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रशास्ता। प्रशास्ता जो है फ्रेंड्स वो कारागार का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है प्रदृष्टि। प्रदृष्टि जो है फ्रेंड्स को कमिश्नर को कहते थे। इसके बाद आपका आता है पौर। पौर यानी कि नगर का कोतवाल जो होता था उसको पौर कहा जाता था। इसके बाद आपका आता है व्यवहारिक। जो प्रमुख न्यायाधीश होते थे उसको व्यवहारिक कहा जाता था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नायक। नायक जो होते थे फ्रेंड्स नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था उसको नायक के नाम से उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है कर्मांतिक। जो होते थे उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद यानी कि अध्यक्ष। फिर है दंडपाल यानी कि सेना का सामान एकत्र करने वाला जो होता था उसको दंडपाल कहते थे। नेक्स्ट है दुर्गापाल। दुर्गापाल जो दुर्गा रक्षक होता था उसको दुर्गापाल कहते थे। इसके बाद आता है आपका अंतपाल यानी कि जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करता था उसको अंतपाल की उपाधि दी गई थी। तो आई हो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया कि अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ जो हैं उनको किस किस नाम से पुकारा जाता था, और जो मंत्री हुआ करते थे उनको प्रधानमंत्री, जो धर्म एवं दान विभाग के प्रधान हुआ करते उनको पुरोहित कहा जाता था। इसी प्रकार से सभी को संबोधित किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है प्रशासकों में सबसे छोटा जो गोप था जो 10 ग्रामों का शासक था उसको संभालता था। ठीक है, प्रशासकों जो सबसे छोटा गोपा था जो 10 गांवों को संभालता था, ठीक है, उसको प्रशासकों कहा जाता था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का जो प्रशासक था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग जो है वसूला जाता था, इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, जो बिक्री कर का रूप में जो मूल्य 10वां भाग जो वसूला जाता था, इसे बचाने वाले को क्या दिया था? मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी, सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सेना, ठीक है, 50,000 अश्वरोही सैनिक और 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। ठीक है, जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने सारे सैनिक और हाथी और रथ थे। ठीक है, इसके बाद आता है जस्टिस नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था।
ठीक है। और यह बात जो है सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस का गुलाम से मुक्त किया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी जो है वो नायक कहलाता था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रशासनिक एवं समितियों एवं उनके कार्य का वर्णन किया गया है। तो देखिए समितियाँ, प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी और षष्ठ समितियाँ बनाई गई थी और उनके कार्य क्या क्या थे। तो प्रथम समिति का क्या कार्य हुआ करता था, उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति क्या करती थी, विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति क्या करती थी, जन्म मरण का विवरण रखना करती थी। नेक्स्ट तृतीय जो है वो जन्म मरण का विवरण रखती थी। चतुर्थ समिति जो थी वो व्यापार एवं वाणिज्य की समिति की देखभाल करती थी। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है पंचम समिति। पंचम समिति का क्या कार्य हुआ करता था, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और जो आपकी छठवीं समिति आती थी, षष्ठ समिति, उसमें क्या करता था, बिक्री कर वसूल करना। ठीक है, और 10वां भाग वसूलना था इसको, अगर इससे ज़्यादा वो बचाती थी तो उसको क्या होता था, मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसके आगे हम नेक्स्ट बढ़ें। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि जो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था वो कौन होता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो फ्रेंड्स सेनापति होता था। और प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना ने 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। ठीक है, ये किसके अनुसार फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अधिकारी जो सेनापति होता था उसके अनुसार यहाँ ने प्लिनी ने बताया। इसके बाद जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव जो है वो 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। और मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो है वो महामार्त्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है और तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। और अशोक के स्थान जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे दिया गया है सैन्य समितियां एवं उनके कार्य। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, तो जो मतलब मेगास्थनीज के अनुसार जो मौर्य सेना थी, मौर्य सेना का रख रखाव किस प्रकार से था, तो 5 सदस्यीय और 6 समितियां द्वारा होता था। तो 6 समितियां कौन कौन सी थी, देखिए प्रथम समिति के अनुसार उन्होंने बताया था जल सेना की व्यवस्था देखना। द्वितीय समिति के अनुसार यातायात एवं रसद की व्यवस्था देखना। तृतीय समिति के अनुसार पैदल सैनिक की देखरेख करना। और चतुर्थ के साथ क्या था फिर, अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करना, मतलब जो घोड़े के साथ चलते थे। इसके बाद पंचम में गज सेना यानी कि जो हाथी की सेना थी उनको देखरेख करना। फिर षष्ठ समिति आती, इसमें क्या थी, रथ यानी कि घोड़े वाली। ठीक है, जो रथ पे सवार रहती थी, रथ सेना की देखरेख करना। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद हम थोड़ा सा और रह गया फ्रेंड्स, इसको मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, उसमें मैं कल की क्लास में आपको ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको केवल बस यहीं तक बताऊंगी, मौर्य साम्राज्य का जो है, मौर्य साम्राज्य तक। तो देखिए बिना वर्षा के अच्छी खेती जो है होने वाली भूमि को क्या कहते थे, अदेवत मात्रक कहा जाता था। ठीक है, और जो सरकारी भूमि हुआ करती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक और 6वां निरीक्षण एवं 7वां क्या था, सभासद। किस प्रकार से फ्रेंड्स उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला जो थी उनको रूपा जीवा कहलाती थी। और नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा फ्रेंड्स, तो 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। ठीक है, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने 10 राजा बताए गए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा बताए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, वृहदर था। और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए मैंने मौर्य वंश का संस्थापक किसको बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य को बताया था, जिसका जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में हुआ था।
और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 137 वर्ष तक मौर्य शासक बताया जा रहा है। और इसका अंतिम शासक कौन बताया गया? बृहद्रथ बताया गया। इसकी हत्या किसने की थी फ्रेंड्स? इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। और मगध पर सुवंश की नींव रखी थी, ठीक है। तो अब हम इसके आगे फ्रेंड्स कल की क्लास में आपको बताते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।